खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीएस का जो है आधा भाग भारतीय संविधान का पढ़ाया जा चुका है। विधायिका तक क्लास चल चुकी थी। उसके आगे की क्लास जो है कार्यपालिका से रहेगी। कार्यपालिका के 3 वीडियो रहेंगे, ये पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका में क्या पढ़ा जाएगा। कार्यपालिका, जैसे आप जानते होंगे, कार्यपालिका का कार्य क्या है? कानून बनाना और कानून जो है लागू करना, जो है केंद्र में और राज्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इसमें आते हैं और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद आते हैं। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग जो है कार्यपालिका के कार्य पढ़ेंगे 1 से 4 पॉइंट में। राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे 1 से 12 पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित हैं, इन सभी शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, ये इस चैप्टर में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका के कार्य के विषय में चर्चा कर लिया जाए। कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में है। कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की राजनीतिक समस्या का अध्ययन करने के लिए माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आप इस जनरल पोस्ट को जानते भी होंगे गवर्नर जनरल के विषय में कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे, याद रखिएगा। प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, आपको मालूम होगा। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऐसे याद रखिएगा आप। और भारत के आखिरी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये चारों प्रश्न आप जानिएगा ठीक से, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसके बाद 2 प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो क्लाइव थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसी क्रम में देखा जाए आगे कि केंद्र और कार्यपालिका में, केंद्र के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि शामिल होते हैं। जैसा कि दिखाया गया था कि कार्यपालिका में केंद्र के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और राज्य के कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है और विश्व का प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। और द्वितीय नागरिक उनकी पत्नी होती है। ठीक है, यानी भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति, द्वितीय उनकी पत्नी होंगी। ठीक है, जैसे पूछ देगा किसी गांव का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो गांव का प्रधान होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसी क्रम में यहाँ कि भारतीय संविधान का प्रमुख संघ केंद्रों की कार्यपालिका का प्रमुख, यानी राष्ट्रपति के विषय में चर्चा की जा रही है। तो राष्ट्रपति क्या होगा कि भारतीय संविधान का प्रमुख होगा। दूसरा, संघ या केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तीसरा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति का निवास रायसीना हिल्स दिल्ली में है, पहला। उसके बाद नीलमय भवन आंध्र प्रदेश में है, दूसरा। और शिमला में है, तीसरा। यानी राष्ट्रपति का जो है निवास भारत में 3 जगह है, रायसीना हिल्स दिल्ली, नीलमय भवन आंध्र प्रदेश और तीसरा शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद पेंशन मिलता है। राष्ट्रपति संविधान में सामान्यतः 4 पद ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग जैसा प्रक्रिया चलाई जा सकती है। वह पद है राष्ट्रपति, दूसरा सीएजी कैग, तीसरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज और उसके बाद जो है केंद्र और राज्य के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। ये 4 लोग होते हैं जिनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का, ये पूछा हुआ प्रश्न है, 1/4 सदस्यों का बहुमत होने चाहिए। इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर देना होता है। 14 दिन भी याद रखिएगा।
महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का क्रम, अगर राष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी न हो, बल्कि ऐसा नहीं होता है, तो कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो है न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इन लोग का होने का क्रम होता है। अब सैलरी क्या मिलेगा? अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उनको सैलरी उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि राष्ट्रपति का मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले इस पेज को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्रम में हम लोग देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष तथा अधिकतम कोई उम्र निर्धारित नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने के लिए हो सकते हैं। अभी तक केवल कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। याद रखिएगा, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं? पहला वी गिरी, दूसरा बी जत्ती और तीसरा एम हिदायतुल्लाह बने हुए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति की अर्हता निम्नलिखित होना होता है। जनरल सी बात है जो आप जानते होंगे कि वो भारत के नागरिक हों, लाभ के पद पे न हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। इंग्लिश से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53(1) में क्या है? संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 53(2) में क्या है? रक्षा की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का इस्तीफा और कार्यकाल है। 57 में क्या है? पुनः राष्ट्रपति का निर्वाचन, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह सकते हैं, तीसरी बार नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है? कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत में। उसके बाद 58 में आप देखेंगे राष्ट्रपति की अर्हता। 59 में देखेंगे राष्ट्रपति की सेवा शर्त। 60 में देखेंगे राष्ट्रपति का शपथ। 61 में देखेंगे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में ये वर्णन है। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां। अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति किसी विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। तीनों चीज आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है और इसको जब वाक्य बना के पूछा जाता है तो बच्चे वहां गलत करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचित कहाँ के? राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा के। याद रखिएगा। तो कौन भाग नहीं लेते? तो राज्यसभा के मनोनीत, लोकसभा के मनोनीत और विधानसभा के मनोनीत और विधान परिषद के सभी जो है भाग नहीं लेते। लेकिन यही अगर उपराष्ट्रपति की बात होती तो उपराष्ट्रपति में याद रखिएगा राज्यसभा, लोकसभा, इसमें विधान परिषद, विधानसभा नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्रम में देखा जाए। अभी उपराष्ट्रपति के विषय में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। देखिए यहाँ नहीं वाली बात आ गई कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधान सभा के मनोनीत सदस्य और भी लिखा हुआ है राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। ठीक है, यहाँ समझने वाली पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ। 1992 में 17वां संविधान संशोधन पुडुचेरी व दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया।
लेकिन आज तक के अपडेट के अनुसार जम्मू और कश्मीर के विधान सभाओं के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, आगे क्या होगा इस विषय पे परीक्षा देने से पहले आप पॉइंट को अपडेट होकर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ न्यूज नहीं है तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, और अब हो सके तो मैं एक वीडियो भी बना दूं। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन है, तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां। ठीक है, अब लोग काम करते हैं कार्यपालिका की शक्तियां के विषय में देखा जाए। कार्यपालिका की शक्तियों में प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन, दूसरा नियुक्त करना और हटाना, तीसरा संस्थाओं का गठन, चौथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रपति इतने लोग को नियुक्त कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे प्रधानमंत्री को, दूसरा संघ के अन्य मंत्री को, तीसरा राज्य के राज्यपाल को, चौथा महान्यायवादी को, पांचवा सीएजी कैग को, छठवां मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सातवां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, आठवां उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को, नौवां संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, 10वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, 11वां केंद्रीय सूचना आयोग को, 12वां केंद्रीय सतर्कता आयोग को, 13वां वित्त आयोग को ये जो है नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, सीएजी कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में अक्सर एग्जाम में आता है, आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यानी कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में है, सीधे याद कर लीजिएगा। शपथ और त्यागपत्र इनको कौन दिलाते हैं, इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। उल्लंघन करने पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, ये पॉइंट पूछा हुआ है, 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। लोक लेखा समिति के समीप रह के कार्य करते हैं। लोकसभा का खर्च आदि का कार्य कैग देखते हैं। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है और इनका क्रम क्या है, 14वां है। बिल्कुल टीम द्वारा कोशिश की गई है कि कोई भी चीज छूटे न आपके एग्जाम में। कुछ चीजें कहने की नहीं होती हैं, जो लोग क्लास देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जो है बिल्कुल आप यकीन रखिए कि बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, न छोड़ा जाता है। आने वाले दिनों में एक एक पॉइंट पे वीडियो बना के भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जो लोग टेस्ट परचेज करना चाह सकते हैं, ये आप नंबर जो देख रहे हैं इस पर आप लिख सकते हैं फॉर कोर्स, या आपको बुक चाहिए तो लिख सकते हैं फॉर बुक। ठीक है, बुक भी आपको भेज दी जाएगी। आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। भारत का प्रथम विधिक पदाधिकारी होते हैं। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, और संसद के दोनों अधिवेशनों में भाग लेने का अधिकार, परंतु मतदान नहीं दे सकते क्योंकि संसद द्वारा सदस्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। केंद्र सरकार के सरकारी वकील होते हैं। राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार होते हैं। पूरे देश में सिर्फ एक ही पद होता है। वर्तमान में महान्यायवादी आर.के. वेंकटरमणी हैं। इनका क्रम क्या है, 16वां क्रम है। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित संस्थाओं के गठन की शक्ति प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की शक्ति, एससी आयोग के वर्ग के गठन की शक्ति, एसटी आयोग के वर्ग के गठन की शक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के गठन की शक्ति, भाषा आयोग के गठन की शक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति सेबी, आरबीआई, इरडा, ट्राई, नाबार्ड के हेड की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए इसको नोट में डाल दिया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में देखा जाए, पहला है संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिएगा, ये पहला पॉइंट है, सबकी अलग अलग हेडिंग बनने जा रही है। दूसरा, अध्यादेश जारी करने से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। तीसरा, वीटो पावर संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। और चौथा है सदनों में सत्र संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। इनके विषय में डिटेल हम लोग जानने जा रहे हैं। पहला आप देखेंगे कि संस्थाओं के वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियों में यूपीएससी, सीएजी, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग,
केंद्रीय वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे सदनों में रखते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। जब संसद में सत्र न हो और कानून बनाना जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा कर सकता है। अनुच्छेद 123 पूछा हुआ है, ठीक है। यानी इन दोनों के विषय में हम लोग इसी पेज में देख लिए। अब आगे देखिएगा, तीसरा वीटो पावर संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां नेक्स्ट पेज में है, और उसके बाद वाले पेज में सदनों के सत्र संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। इस चीज को आप समझेंगे तो क्लास आपको ठीक से समझ में आएगी। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वीटो पावर संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां, और इससे प्रश्न भी आती है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा अध्यादेश की कुछ पॉइंट यहाँ बचा हुआ है। वीटो पावर पढ़ने से पहले हम लोग अध्यादेश संबंधित निम्नलिखित शक्तियां, जो दूसरा पॉइंट था उसके विषय में पहले देख लिया जाए कि अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। पहली बात जानिएगा, अध्यादेश का प्रभाव 6 माह तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर दोनों सदन अध्यादेश को पास नहीं करते तो अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा। इस प्रकार अध्यादेश का प्रभाव 6 महीने रहता है। अध्यादेश जारी होने के बाद यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा के गठित होने के 6 सप्ताह के अंदर लोकसभा द्वारा अध्यादेश पास हो जाना चाहिए। इस प्रकार अध्यादेश का कुल प्रभाव 6 माह 6 सप्ताह होता है। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का न्यायपालिका न्यायिक पुनर्लोकन कुप्रवाद केस करेगी। यदि अध्यादेश से मूल अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसा अध्यादेश अप्रभावी हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक किसी विधेयक को अध्यादेश के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वीटो पावर संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे प्रश्न आए हैं, बता चुके हैं आपको। वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक बताए थे कानून बनने की अवस्था, जैसे मान लीजिए कानून कैसे बनेगा, जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसी मैटर पे सिग्नेचर कर देंगे तो लास्ट में कहाँ जाता है सिग्नेचर होने के लिए, राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाता है। यानी राष्ट्रपति को साइन करने से पहले वह प्रक्रिया विधेयक कहलाती है, और जब राष्ट्रपति साइन कर देगा यानी वो कानून बन गया तो वो अधिनियम कहलाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक कानून बनने की अवस्था को कानून बनने से रोकता है तो उसे वीटो पावर कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार से वीटो पावर प्राप्त है जो निम्नलिखित है। पहला आप देखेंगे पूर्ण या अत्यंतिक वीटो पावर, जब विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर देंगे। दूसरा देखेंगे निलंबनकारी वीटो पावर, जब विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तीसरा आप देखेंगे पॉकेट या जेबी वीटो पावर, जब विधेयक पर राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए उसको होल्ड कर दे, रख दे, क्योंकि भारतीय संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति विधेयक पर कब तक साइन करना है। इसका फायदा उठाकर अगर चाहे तो राष्ट्रपति उस विधेयक को कहीं रख सकता है या जब उसका मन हो तब साइन कर सकता है। ऐसा हो चुका है। यहाँ देखेंगे नीचे चर्चा किए हैं। वीटो पावर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। निलंबनकारी वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर का धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं लाया जा सकता है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में डाक तार बिल पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। नेक्स्ट आप देखेंगे पूर्ण या अत्यंतिक वीटो पावर का सर्वाधिक प्रयोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। उसके बाद निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे चौथा पॉइंट आप देखेंगे सदनों में सत्र संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं। पहला है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। दो सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रायः 1 वर्ष से 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट या ग्रीष्मकालीन सत्र सबसे बड़ा होता है फरवरी मार्च में। दूसरा मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त में, और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में होता है। उसके बाद नोट में कर लीजिएगा, नोट में कुछ शब्दावली पूछी जाती है आपकी परीक्षा में, तो शब्दावली से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिसको आपको जानना चाहिए, और लिख देगा कि निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है, तो आपको मिलान करना रहेगा, ठीक है। पहला देखिएगा सत्रावसान किसे कहेंगे। 2 सदनों के बीच की अवधि को सत्रावसान कहा जाता है,
दो सदनों के बीच की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। भंग या विघटन किसे कहेंगे? लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसे ही भंग या विघटन कहा जाता है। लोकसभा का विघटन होता है क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है, बल्कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है। तीसरा, संबोधन या अभिभाषण। राष्ट्रपति दोनों सदनों में अलग अलग अथवा एक साथ संबोधन कर सकते हैं। विशेष संबोधन या विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कैबिनेट तैयार करता है, जिसमें सरकारी नीतियों का उल्लेख होता है। दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर राष्ट्रपति प्रथम संबोधन करता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण निम्न दो विशेष अवसरों पर होता है। कौन कौन विशेष अवसर है? दो। पहला है कि नई लोकसभा के गठन के बाद, दूसरा है वर्ष के प्रारंभ में ग्रीष्मकालीन सत्र में। पांचवा शब्द आपके एग्जाम में आ सकता है स्थगन। स्थगन क्या होता है? सदन का स्थगन सदन का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का स्थगन सभापति करते हैं। सदन का स्थगन निम्न दो आधारों पर किया जाता है। पहला, सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने पर। दूसरा, गणपूर्ति या कोरम न होने पर। यहाँ कोष्टक में समझा दिया गया आपको। गणपूर्ति या कोरम सदन की वह न्यूनतम संख्या होती है जो सदन की बैठक के लिए आवश्यक होती है। गणपूर्ति या कोरम उस सदन का 1/10 होता है। जैसे लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम 55 सीट और राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम 25 सीट माना जाता है। साइन डाई क्या होता है? नया शब्द है, देख लीजिएगा। जब सदन के सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालते हैं तो सदन का अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, तो इसे साइन डाई कहा जाता है। स्थगन के बाद सदन का सत्र सदन का अध्यक्ष ही बुलाता है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सॉरी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के विषय में देखा जाए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन होती हैं? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों को नियुक्त करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार संसद की सलाह पर राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। नोट कर लीजिएगा, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का विशेष विवेकी अधिकार नहीं है, अपितु वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर क्षमादान करेंगे। केहर सिंह बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान के आधारों पर न्यायपालिका जांच करेगी। यदि क्षमादान राजनीतिक कारणों से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया जाता है तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये केस केहर सिंह बनाम यह है। नेक्स्ट है, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन करता है, जिसकी परिभाषा निम्नलिखित है। ये भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कोई एक परिभाषा लिख दे और नीचे 4 शब्दावली लिख दे, आपसे कहें कि ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या क्या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है क्षमा, सब लोग जानते होंगे। जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो वह सभी आरोपों से मुक्त हो जाते हैं और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसे ही क्षमा कहते हैं। अतः सजा को पूर्ण रूप से माफ करना ही क्षमा कहलाता है। लघुकरण के विषय में आप देखेंगे, जब राष्ट्रपति दिए गए दंड को लघु अथवा छोटा कर देते हैं तो उसे लघुकरण कहा जाता है। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। परिहार किसे कहेंगे? दंडादेश की प्रकृति को बदलने बिना दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है। जैसे 10 वर्ष के कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदलना, अर्थात सजा कम कर दी गई लेकिन सजा की प्रकृति नहीं बदलती है। विराम किसे कहेंगे? किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दिए गए दंड का पालन करने से रोकना ही विराम कहलाता है। जैसे यदि अपराधी गर्भवती महिला है तो उसको दंड का पालन करने से रोका जा सकेगा, अर्थात सजा में की प्रकृति व सजा दोनों को बदला जा सकता है। प्रविलंबन क्या कहलाएगा? मृत्युदंड को अस्थायी समय के लिए रोकना या अस्थायी समय के लिए अप्रभावी कर देना, ठीक है, प्रविलंबन कहलाता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक राष्ट्र की वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष पर राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। धन विधेयक या वित्त विधेयक को
तभी लोकसभा में पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से वर्ष का बजट लोकसभा में पेश करवाते हैं। राष्ट्रपति किसी अदृश्य व्यय के भुगतान हेतु भारत के आकस्मिक निधि से व्यवस्था कर सकते हैं। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियों के विषय में देखा जाए, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है, जब एक सभ्य राष्ट्र किसी दूसरे सभ्य राष्ट्र के साथ जो कूटनीतिक आचरण करता है उसे राजनयिक संबंध कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा किए गए सभी संधि समझौते पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। कोई भी विदेशी राजदूत राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर भारत में नहीं आ सकता। भारत का राष्ट्रपति भारतीय राजदूतों को विदेश में नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के विषय में देखा जाए, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। तीसरा है, भारत का राष्ट्रपति युद्ध के आरंभ या समाप्ति की घोषणा संसद के अनुमति के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से आते हैं तीनों से। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा और 360 में है, यानी ये राष्ट्रीय है, ये राज्य है, ये राष्ट्रीय है। ठीक है, भी याद रखिएगा। अब इसके विषय में थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी विशेष भूखंड की सुरक्षा व्यवस्था संकट में है तो वह कैबिनेट के निम्नलिखित परामर्श पर निम्नलिखित 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। पहला, युद्ध, दूसरा वायु आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति व सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट आप देखेंगे, नोट 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह अभी तक 3 बार लगा है। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय, 1971 में भारत और पाक के युद्ध के समय, 1975 में आंतरिक विद्रोह के समय अभी तक ये लगा है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल दूसरे के विषय में देखा जाए हम लोग। दूसरा पॉइंट जो है, जब राज्य का कानून व्यवस्था और संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संसद में हर 6 माह पर पास होने पर यह अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन 67वां संविधान संशोधन 1990 और 68वां संविधान संशोधन 1991 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन के निम्नलिखित प्रभाव है। पहला, मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। दूसरा, राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होती। स्थानीय सरकार बर्खास्त नहीं होती और राज्य का शासन प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार अभी तक लगा है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल या अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा, इससे प्रश्न बन चुके हैं। संपूर्ण भारत अथवा किसी भूखंड वित्तीय संकट की स्थिति में है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन घटाया जा सकता है। केंद्र व राज्य के सरकारी कर्मियों का वेतन घटाया जा सकता है। तीसरा, वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र के अधीन हो जाती है। चौथा, धन विधेयक और वित्त विधेयक केंद्र के अधीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, राष्ट्रपति की परामर्श से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में किसी महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श लेने की शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 143 में। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस परामर्श को मानने के लिए
बाध्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इससे प्रश्न सीधे उठा के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है कि राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इंडिया गेट दिल्ली में राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है भारत के गैर राजनीतिक वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण। भारत में अब तक कुल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, पहले VV गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा BD जत्ती बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के विषय में देख लिया जाए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्रम है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य है। 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार बने। सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति के विषय में के नाम से जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वराहगिरी वेंकटगिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुआ इनका। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति। 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट जरूर रखिएगा। 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 तक बनी थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद रखिएगा। 13वें राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी 12 से 17 तक बने थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017। 14वें राष्ट्रपति याद रखिएगा श्री रामनाथ कोविंद, और 17 से 22 तक बने थे। और ये तो जरूर याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और 25 जुलाई से 22 से लेकर अब तक ये बनी है। इनके विषय में 5 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। पहला कि यह द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये प्रथम जनजाति राष्ट्रपति हैं महिला में, और प्रथम महिला राज्यपाल ये बनी थी झारखंड में 2015 से लेकर 21 तक, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए ये नीलकंठ पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट है इनके प्रतिद्वंदी जो है यशवंत सिन्हा को थे, जिनको हरा के ये राष्ट्रपति बनी। ठीक है, और इसके बाद बहुत लंबी क्लास हो जाती, इसलिए अब आगे क्लास को जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को कोर्स परचेज करना हो, नीचे नंबर आप देख रहे होंगे, लिख सकते हैं फॉर कोर्स। पूरी कोर्स आपको पूरा 6 यूनिट पढ़ाया जाएगा। जिन लोगों को पुस्तक चाहिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि जो है फॉर बुक, आपको जो है उसका लिंक अमेजन का भेज दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक